किसे आखिर पहला उपन्यास घोषित किया जाए? साथियों, विचारकों का, आलोचकों का अपना अलग-अलग मत है कि हिंदी उपन्यास कौन-सा पहला उपन्यास है। साथियों, डॉक्टर गोपाल राय एक ऐसे प्रस्तोता रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखित 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी ही हिंदी का पहला उपन्यास होना चाहिए, किंतु नहीं। तो फिर रामचंद्र शुक्ल ने फिर क्यों कहा? 1882 में प्रकाशित जो उपन्यास, उन्होंने कहा परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। क्यों? दो विचारकों में मत टकराहट हुई और अन्य विचारकों का भी अलग-अलग मानना है कि हिंदी का पहला उपन्यास ये नहीं, ये नहीं, ये है। साथियों, खैर इस वीडियो के अंतर्गत मैं चर्चा करूंगा पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी क्या कहती है। साथियों, तो बात करेंगे पंडित गौरीदत्त शर्मा के बारे में और उनका लिखित उपन्यास के बारे में। आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार सरतोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और आप नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। आज बात करेंगे हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा। साथियों, पंडित गौरीदत्त शर्मा ने हिंदी का पहला उपन्यास लिखा साथियों। परंतु उपन्यास से पूर्व पंडित गौरीदत्त शर्मा का जीवन परिचय। कौन है आखिर पंडित गौरीदत्त शर्मा? साथियों, इनका जन्म सन 1836 ईस्वी में हुआ और 8 फरवरी 1906 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भक्त थे। बच्चों को नागरी लिपि सिखाने और इसके अलावा गली गली घूम घूम कर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की जगह हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रयोग की प्रेरणा निरंतर यह देते रहते थे। कुछ दिन बाद आपने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और वर्ष 1894 ईस्वी उसकी ओर से सरकार को आशय का एक ज्ञापन दिया कि अदालतों में नागरी लिपि का स्थान मिलना चाहिए। साथियों, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में पंडित गौरीदत्त शर्मा ने जो उल्लेखनीय कार्य किया था, उससे उनकी ध्याय निष्ठा और कार्यकुशलता का परिचय देखने को मिलता है। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में उनके नाम पर गौरीदत्त नागरिक सेवी सम्मान आरंभ किया। जो लोग हिंदी के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देते हैं, उनको यह सम्मान प्रदान किया जाता है। साथियों, नागरी लिपि परिषद यह उन्हें प्रदान करती है। अब बात करते हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कहानी देवरानी जेठानी की कहानी। साथियों, तो क्या कहती है आखिर देवरानी जेठानी की कहानी, और आखिर इसे क्यों हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है? साथियों, इस पे चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आढ़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा और रुपया तुलाई इसके हाथ भी लग जाती और कभी भाव चढ़ता देखता तो 1000 का नाजपात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते ही उसकी बहुतेरी आमदनी थी। साथियों, हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ था और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का था तभी छोड़कर वह मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब कुकड़ियाँ बेचा करे था, चना चबीना करता था, खांचा सिर पे लिए गलियों गलियों फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण हर सहाय काबली शहर के अमीरों में इसकी यहाँ ऊंचापत उठने लगी। परमेश्वर ने ऐसी ही सुनी कि आढ़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा। बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50 रुपए का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। दान पुण्य में बहुत तो नहीं पिछले, परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियों हुई। एक का नाम पार्वती था और छोटी का विवाह किया। पहले 2 लड़कियां, जैसे कि पहली का नाम पार्वती और छोटी का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली के 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे। सब पुकारने लगे तो छोटे हो गया। सब बहन भैया का कोई 2-3 वर्ष कोई छोटाई बड़ाई रही होगी। सब बहन भाइयों में इसकी बड़ी लड़की दिल्ली ब्याही गई। छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुई। साथियों, अब बढ़ते हैं उपन्यास के अगले कदम की ओर।
एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ, लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में हैं, यूँ यूँ कहे थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है? और धन दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है, परसों किसी लौंडे के यहाँ कुछ मार आया था तो उसकी लड़की हुई यहाँ आई, और मैं तुमसे कहना भूल गई, आज चौथा दिन है कि दिल्ली पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिसरानी आई थी और कहे थे कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और मोहल्ले की 7-5 लौंडियों को उसके घर जाया करे हैं और वहाँ सीना पिरोना भी वो सिखाया करे हैं, और बड़ी बड़ी बातें कहे हैं कि जब सुखदेई पढ़ जाएगी तो चिट्ठी पत्री भी लिखना आ ही जाएगी, घर का हिसाब किताब लिख लिया करेंगे, और कभी कभी घर कभी कभी मैम भी आया करे हैं, और लौंडियों को देख हरी हो जा रही हैं और उनका पढ़ना सुनकर भी किसी छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा रही हैं। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए, दौलत राम लाला की दुकान जाने लगे और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन हुआ होगा कि छोटे लाल बाहर खेल रहा था और घर में भाग गया और कहने लगा कि मामा लाला आवे हैं। अपने मन में डर बैठ गया, कहने लगी आज दिन से ही क्यों आए हैं? इतने में वहाँ आन पहुँचे कि खाट पर बैठ गए। इससे छोटे लाल को पंखा दिया और कहा लाला को हवा कर। यह बोले सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करे, जहाँ दौलत राम को टेवा दिया गया था, तनी गांठ करने की कोई नाई आया था, और झल्ला मल जो कल खुर्जे से आए थे, यहाँ कहें कि लड़की का बापू डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सारा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है, तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोंक कर कहने लगा, भाई छोटे लाल, हमारा नसीबेवर है, गुड़गांव का तहसीलदार इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल कृपा के ताऊ गाड़ी में बैठे थे, मुझे फिर कहने लगे कि मामा जी से मिलने गुड़गांव गया था, सो वह पूछे थे सब सर्व सुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े हैं और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है, तो मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दिन रात दौलत की रात सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा क्या है, वो तो हाथ का मैल है, आगे लौंडे लौंडियों का भविष्य है। सो नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष हमारी लड़की ब्याह के ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांव से मिल गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल वहाँ जाने को बदली हो जाए, सो लड़की का ब्याह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में केवल सूझता ही नहीं है, अगले साल जैसे मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारियां हो गईं और बड़ी धूमधाम से लाला जी ने बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ वाह हो रही है। जब बहू घर आई तो बाग बड़ौसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, बहन बहुरिया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी होते तो कहती कि पाँव पड़ू जी, और वह कहती बहू शीली सपूती और बूढ़ सुहागन रहे। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछता तो ऐसी मीठी मीठी बातें जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातें बोलती नहीं, चुप बैठी रहती। वह जब अवसर पाती तो अपने पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी के बैर बनिया में धूम पड़ गई, फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहता कि बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को भी खुद ही पढ़ाया है।
कोई कहता जी इसके साथ जो नायन है वो कहे थे कि इसे सीना पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े हैं। अब सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। ननंद भावजियों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी पढ़ी मिल गईं। सुखदेई इतनी पढ़ी न थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसी से अपने सब पढ़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना भी भावज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लिए लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले नहीं था, विवाह में ही उघड़ गया था, गौना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल में ही थी। जब कोई बोर बानी बाहर क्यों आती, ना तो बैठने को पीढ़ा देती, ना उसकी बात पूछती, ना उससे कुछ बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो सो ऐसे बोलती कि जैसे कोई लड़े हैं। सास से तो दिन रात खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी इसके सामने सराहती तो कहते हैं हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुंह से कुछ नहीं कहती, देवरानी को देख देख कर फूंकी जाती और जीभ से जभी से छोटी ननंद से जलने लगी। बड़ी ननंद पार्वती से बड़ा प्यार था और विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि लगावा बझावा थी, उधर उधर की करती थी वो भी। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने आया। लाला सर्वसुख ने जैसे ही बनियों में रस्म होती है सो दे लेकर विदा कर दिया, और बहू के भाई के चलते चलते कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी सुखी चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौना की चिट्ठी आई और लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उसे निपटते ही काम भी करना ही तो है। यह भी कहना कि धी बेटी अपने ही घर रहना अच्छा है, अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहां से कुनबे के लौंडे लौंडियों के नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था, वहां बाबू से इसकी जान पहचान हो गई। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे हैं। वह कह रहे थे कि तुम कहो तुम्हारे पास सीखने आ जाया करें। तो बाबू ने कहा कल से तुम हमारे पास उसे दफ्तर भेज देना। छोटा लाल अगले दिन से वहां गया और बाबू को अपना लिखना दिखलाया। उसकी पसंद आए, उससे कहा कि तुम रोज रोज आ जाया करो। यह जानने लगा। थोड़े दिन पीछे दफ्तर 15 रुपए महीने का वह नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए अब कोई 1 वर्ष बीत गया होगा। बाबू की बदली अंबाले में हो गई। यहाँ बाबू का काम लिया करे हैं और साहब भी रोज रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया गया और कह दिया गया कि अब तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा। फिर काम देख रेख होने के बाद 60 रुपये महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 में ही नौकर था तब लाला गौना कर लाए थे। अब गौना आई घर अपनी थी। हाँ, छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था। मेरी बहू पढ़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी। यह परमेश्वर की दया ही थी कि दोनों स्त्री पुरुष चित्त इस तरह मिल जाएं कि कुछ अचंभे की बात नहीं थी। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ हो। जब दोनों मिलते हैं एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर वह उसके मन की बात पूछती और वह कहती, उधर उसकी बात बड़ा ध्यान रहता कि कोई ऐसी बात न हो इससे मन को दुखे, और उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए नागरिक का अखबार लिया, रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों को उसे सुनाया करता था, और थक जाता तो उससे कहता कि तुम अपना अखबार सुनाओ। इस बात से उसको बड़ा ही आनंद होता। और उसका घर तो ऐसा था जैसे बनियों का हुआ करता है, और इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने का साज सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलाई की जगह नीला रंग फिरका रखा था। बोरियों पर फर्श की दरी बिछी रखी थी, तस्वीर और फानूस भी लगे थे। 2 कुर्सी बड़े और 2 कुर्सी छोटे, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चिन्ही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जब कोई बाहर की लोगाई आती तो छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी तुम भी आओ।
आओ। उसने कहा कि अब ले मैं ना आती। और लुगाई ने कहा, निगोड़ी अपने देवर को चौबारा देख लो ना। शर्मा शर्मी उठ चली गई। शर्मा शर्मा उठ के वो चली गई और चौबारे को देख हक हक धक रह गई कि इसकी अटारी दो पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी और पिंडोला का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में ओपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े, एक तरफ नाज भी मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही है, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू कैसी सुथराई और सफाई और कहाँ थी। आटा पीसना, गोबर पातना इसको खूब आवे था। वह दिन भर लड़ा करे थी। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ ना कुछ किया करती थी। सवेरे उठते ही बुहार देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के दो घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम उसका बापू दुकान रोटी खाने को आते। जब वह खा लेता तो सास जिठाने भी खा चुकती और सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में बहुत नमक डाल देती, पानी डाल देती, कभी को ज़्यादा नून ज़्यादा कर देती, कभी डालना ही भूल जाती। गांव की सी मोटी मोटी रोटियां बनाती, किसी को बहुत सेक देती तो किसी कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को जो वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था, रात को बेचारी पराठा और तरकारी कर लिया करें। दोपहर को रोटी खाने को पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती और फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कला बत्तू की बेल लगाना आदि जिस काम को वो जी चाहता वो ले बैठती। इससे मोहल्ले और बिरादरी के लौंडियों में 2 घड़ी इसे आ बैठा करें, किससे कि मोजे बुनना बतलाती और फिर लिखना पढ़ना सिखलाती और फिर अपना काम किया कर जाती। और काम का मन उचटता तो पोथी में सहेलियों और बनेलियों को कहानियों सुना कर कभी रुलाती, कभी हंसाती। जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और एक दिन एकादशी और जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई तिथि पर्वी होती और सीना पिरोना न होता तो उस दिन तुलसी और सूरदास के भजन गाती, विष्णु पद सुनाती और सब प्रसन्न हो जाते। रात को सब व्यालू कर चुकने के बाद चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक वहाँ जहाँ तहाँ बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का ब्याह मारवाड़े में हुआ। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया था जी। अगले दिन सर्वसुख से दुकान पर मिलने गया, राजी खुशी कह बोला कि मामा अपनी भावज को यहाँ चिट्ठी दी है, घर पहुँचा देना। लाला ने नौकर के हाथ चिट्ठी घर भेज दी और छोटे लाल की बहू से पहले ही आप पढ़ी लिखी सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्ति श्री सर्वोपम योग आनंद जी से सुखदेई के राम राम बाचना। यहाँ कुशल सब कुशल क्षेम है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी चिट्ठी आई, मैंने उसका जवाब लिख दिया, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि यहाँ आने जाने वालों राजी खुशी खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिला और कुछ मुझे चाहिए। आए दिन बहुत खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए हैं, अब तुमसे मिलने को जी चाहे हैं, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने का बुला लें। यहाँ से मेरा जी उचट रहा है। लाला जी से माँ पूछ लेगी। अब मेरी नत बन गई है तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना और भाई को भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊँगी तो लेती आऊँगी। अब तो यहाँ भी लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पलगन कह देना और सहेलियों भनेलियों की राम राम कहना, सहेलियों से राम राम कहना। चिट्ठियों का जवाब जरूर लिख भेजना। थोड़े को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिट्टी माग्रसिर बदी पहला संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो और लौंडियों की कोथली भेजनी है और जो कुछ मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई से चिट्ठी लिखी गई।
स्वस्थ श्री सर्वोपम योग्य बीबी सुखदेव जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बाँचना। चिट्ठी तुम्हारी आई और समाचार लिखे सुजानी। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी को तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो हमारे कि माघ महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे। तब लौंडियों सुखदेवी को बुलावेंगे और मेरे सामने जेठ जी से कह दिए कि भाई तू ही लौंडियों जाके ले आई हो। और बाग के लाला जी दिल्ली रास्ते में लगाया है, कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार से तुम्हारी नथ बनाने को कही थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे कि दूसरा सुनार बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेव मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करती थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर लेती। जिठानी जी के स्वभाव को तुम जाने ही हो। एक दिन बेबास उससे लड़ पड़ी, 3 दिन तक वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहा था, सो यह भी न देख सकी। फुलकारी ओन्ना जी में तुम्हारे लिए पीहर से लाई थी। भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर के लड्डू, 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे। रसीद भेजना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सास और भनेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी और मिति माग्रसिर सुधी 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेवी के भांजों के हाथ भेजी गई और जबानी भी यह कहलावत है कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ महीने में लौंडियों को लेने बहल आवेगी। ऐसा न हो कि उल्टी फिरे आवें और चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर होके गौ की धार काटती है और गोबर पाथती है। नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती। कभी कभी दाल दलती, नाज फटकती और आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाया था। उसे अकेली बोरियों में कट्टे में भर देती। काम तो बहुतेरों की थी, पर वह वैशाद बहुत रखे थी। और यह सास के दोनों देवरानी जिठानियों को जैसा जिस जोग या काम में बांट दिया था, काटना, पीसना, चोरखापनी, ऐसी मेहनत करके देवरानी से नहीं हो सके, इसलिए उसे बाप के घर किए थे। परंतु उससे 10 गुना अच्छे काम कलाबत्तू, गोटा, किनारी के जाने के थी। और पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसो, 2 पैसे का हुआ। 8 आने का रोज कढ़ा कर काम कर लेती। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती, जैसे कि कोई भी एक भनेलियाँ सो कोई न कोई उसके पास आ बैठा करे हैं। उनसे देवरानी का ही झींकना। सासू का खोट बतलाती और मेरी सास बड़ी दोजगन है। छोटी बहू जो को आधी की बात कहे तो लड़ने को उठे। सासू ससुर जी मेरे रात दिन कटनी करे हैं, यूँ कहें कि कच्ची रोटी करे हैं और बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप्पी चोट है। मेरा देवर 70 चीजें लावे, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। हाँ छाड़िए के मेले के एक दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे हैं। इस प्रकार नित्य से चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना चरखा काटती जाती। ताने महने और बोली ठोली मारती जाती। किले पीसे कोई और खावे, कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी, पीसना जानती नहीं होगी। यूँ कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कुछ भी कहती न थी। एक दिन उसने इतना कहा कि जेठानी जी तुम्हारे कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी होती है। इसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी तो पीछा छुड़ाना दुर्लभ होगा। और बोला अब चल तो तेरी जेठानी है, उससे कह छोटा मुंह और बड़ी बातें आप मेरी बड़ी बन के बैठी हैं, सो मैं मुंह से आया करती कह रही। अब वह बेचारी चुप होके चली आई। सास ने कहा अरे तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा आई जी मैं तो भले की बात कही थी। सास ने कहा मैं क्यों कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत को हांसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता मालिक को रात से नित प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपड़,
रोज़ रोज़ सिखलाने और बहकाने में दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायती करने लगा और माँ से लड़ने लगा। साथियों, अब उपन्यास में आगे क्या होता है जानेंगे इसके अगले भाग में, भाग 2 में। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ।